वेलकम टू द एमबी अकेडमी। एमबी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है? क्या है? क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है तो थोड़ा एनर्जेटिक हो गया, पावर आ गया अपने अंदर, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल का क्या है? पावर हाउस है ना। सेल को जितना भी ताकत जाता है, जितना भी एनर्जी जाता है, पावर जाता है, वो कौन देता है? यही माइटोकॉन्ड्रिया देता है ना। जैसे हर काम एनर्जी से होता है। हम बोल रहे हैं तो इसमें एनर्जी लग रहा है ना। मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी लग रहा है। हर चीज़ में एनर्जी लगता है, एनर्जी यूटिलाइज होता है। ठीक है, उसी तरीके से सेल को भी एनर्जी चाहिए। तो सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए डबल मेम्ब्रेन, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन होता है इसमें, है ना। पहला ये आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कितना मेम्ब्रेन होता है? दो मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन शो डीप इन होल्डिंग कॉल क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन जो रहता है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, आगे हम डायग्राम की मदद से आपको और अच्छे से समझा देंगे। यहाँ पे एक रफ देख लीजिए, क्रिस्टे कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? क्रिस्टे। क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन कॉल पावर हाउस ऑफ द सेल। एरोबिक रिस्पायरेशन में होता क्या है ना। एरोबिक रिस्पायरेशन उस रिस्पायरेशन को हम लोग कहते हैं कि जिसमें क्या होता है? एयर प्रेजेंस होता है ना। वैसा रिस्पायरेशन जो एयर के प्रेजेंस में हो उसको हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। और ये क्या कहलाता है? पहले भी हमने बताया, पावर हाउस ऑफ द सेल। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको थ्योरी था, अब हम लोग कुछ डायग्राम देखते हैं इसका। ठीक है, आइए देखते हैं। थ्योरी देख लिया था हमने माइटोकॉन्ड्रिया का, अब माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखते हैं हम लोग। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का सेल है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम में हम लोग क्या देखते हैं कि ये आपका क्या है? ये डीएनए। ये क्या है? डीएनए। और ये जो अंदर का है ना, यही क्रिस्टे, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? हम क्रिस्टे बोलते हैं। और ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉइल टाइप का, है ना। कॉइल टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो मेरा क्या है? आरएनए है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। और ये जो पॉइंट टाइप का जो दिख रहा है, ये पॉइंट टाइप का जो यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? मेरा राइबोसोम्स है। क्या है ये? मेरा राइबोसोम्स है। आया बात समझ में? ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? क्रिस्टे, इनर, है ना। दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है। और इसमें ये कह रहा है कि बाई एरोबिक रिस्पायरेशन, इसमें जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, एनर्जी जो इसमें प्रोड्यूस होता है बाई एरोबिक रिस्पायरेशन के जरिया, एनर्जी जो इसमें प्रोड्यूस होता है बाई एरोबिक रिस्पायरेशन के जरिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, है ना। एरोबिक रिस्पायरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया। और जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये आपका डायग्राम था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग आगे चलते हैं फोटो टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? प्लांट सेल, है ना। प्लास्टिड्स किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड्स किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में। और प्लास्टिड जो होता है ये तीन तरीके का होता है, 3 टाइप्स का होता है। प्लास्टिड्स जो है वो किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये प्लास्टिड जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या है? क्रोमोप्लास्ट। पहला क्या है? क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्या है? लिकोप्लास्ट। और तीसरा है मेरा क्लोरोप्लास्ट। पहला क्रोमोप्लास्ट, दूसरा लिकोप्लास्ट और तीसरा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है,
तो आइए हम लोग देखते हैं पहले क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? कलर प्लास्टिक इन फ्लावर। फ्लावर में जो भी कलर होता है ना, जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर का जो अलग अलग जो कलर होता है, तो ये कलर जो है किसके वजह से होता है? यही क्रोमोप्लास्ट के वजह से जो है फ्लावर में ब्यूटीफुल कलर, रेड, पर्पल, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप का जो कलर होता है, ये इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ये कलर प्लास्टिक से, ये क्या है? ये कलर प्लास्टिक है, रंगीला, है ना। प्रोवाइड कलर अदर देन ग्रीन के अलावा जो भी कलर होता है प्लांट्स में, फ्लावर में ग्रीन के अलावा, पत्ता तो ग्रीन ही होता है, ग्रीन के अलावा जो भी कलर होता है फ्लावर में, वो सब किसके वजह से होता है? यही क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है ना। यही क्रोमोप्लास्ट जो होता है प्लास्टिड सेल में प्रेजेंस होता है। इसका काम क्या है? कलरिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर को कलर प्रोवाइड करना, फ्लावर को कलर देने का काम करता है। कौन? क्रोमोप्लास्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं लिकोप्लास्ट। अब क्या देखते हैं हम लोग? लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट है क्या? कलरलेस प्लास्टिक सिंथेसिस एंड स्टोर फूड। अब लिकोप्लास्ट क्या है? लिकोप्लास्ट जो कलरलेस है, जैसे हमने देखा क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलरफुल है। कलरफुल बोले या फिर कलर प्रोवाइड बोले, है ना। कलर प्रोवाइड टू फ्लावर। फ्लावर को क्या करता है? ये कलर प्रोवाइड करता है। और ये जो होता है लिकोप्लास्ट जो होता है, ये कलरलेस होता है। क्या होता है? ये कलरलेस, इसमें कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है प्लास्टिक्स। ये कलरलेस प्लास्टिक्स है। ये सब प्लास्टिक्स है, बताया हमने पहले भी। प्लास्टिक जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिक कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। और प्लास्टिक जो होता है 3 तरीके का होता है, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट हम लोगों ने देख लिया, उसको डील कर लिया हम लोगों ने। अब लिकोप्लास्ट को डील करते हैं। तो कलरलेस प्लास्टिक, इसका जो प्लास्टिक होता है कैसा होता है? कलरलेस होता है। सिंथेसिस का काम क्या है? क्या बनाने का काम करता है? स्टोर फूड। सिंथेसिस, स्टोर फूड। इसमें लिकोप्लास्ट में होता क्या है? स्टोर फूड। इसमें फूड क्या करता है? स्टोर करता है। प्लांट में जो फूड जो स्टोर होता है, यही लिकोप्लास्ट में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? इसी लिकोप्लास्ट में स्टोर होता है। अब देखिए, ये भी लिकोप्लास्ट जो है, लिकोप्लास्ट जो है मेरा, ये भी 3 टाइप का होता है। लिकोप्लास्ट जो है ये भी 3 टाइप का होता है। पहला मेरा क्या है? एमिलोप्लास्ट, दूसरा मेरा है इलायोप्लास्ट और तीसरा है इलिरियोप्लास्ट। पहला क्या है? एमिलोप्लास्ट। उसका काम क्या है? स्टोर स्टार्च, ये स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है। दूसरा क्या है मेरा? इलेरियोप्लास्ट, ये क्या करता है? ये फैट स्टोर करने का काम करता है। क्या स्टोर करने का काम करता है? फैट। और तीसरा मेरा क्या है? इलेरियोप्लास्ट, ये प्रोटीन स्टोर करने का काम करता है। सबका काम अलग अलग है। एक का काम है स्टार्च स्टोर करना, स्टार्च स्टोर करना, एक का काम है फैट स्टोर करना, और तीसरे वाले का काम क्या है? प्रोटीन स्टोर करना। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है क्या? प्लास्टिक्स कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल, सी क्लोरोप्लास्ट, CH क्लोरोफिल, CHLO क्लोरो, CHLORO क्लोरो। अब प्लास की जगह क्या हो जाएगा? फील। तो समझना आसान है, C क्लोरो और C से क्लोरोफिल, है ना। क्लोरो और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ये ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। पत्ता जो हरा भरा जो होता है, ग्रीन कलर का जो होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ये क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है। फोटो, ये तो पहला बात समझ में आ गया कि प्लास्टिक कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। दूसरा क्या कह रहा है? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोफिल। अब फोटोसिंथेसिस किस में होता है? फोटोसिंथेसिस किस में होता है? किसमें होता है? क्लोरोफिल में होता है। अगर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना नहीं बना सकता है। ये बात तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट को जो खाना बनाता है वो पत्ते में लीव्स में बनाता है। लीव्स क्या? उसका किचन है। तो ये जो खाना बनाता है तो कैसे बनाता है? स्टोमाटा वाटा, इसमें हम पढ़ा है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये खाना नहीं बना पाएगा। तो एक तरीके से किचन है, लेकिन उसमें ना गैस है ना स्टोव है, ना गैस है ना सिलेंडर है।
तो खाना कैसे बनेगा? उसी तरीके से क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा तो पत्ता खाना नहीं बना पाएगा, प्लांट खाना नहीं बना पाएगा। इसी तरीके से देखते हैं कि कोई प्लांट है, पहले वो ग्रीन था, फिर धीरे 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 येलो होते होते क्या हुआ, डेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल उसमें एब्सेंट हो जाता है। अगर क्लोरोफिल एब्सेंट हो जाएगा तो प्लांट खाना अपना नहीं बना पाएगा, है ना। खाना जो बनाता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनाता है, के ज़रिए बनाता है। क्या? फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट से खाना बनाता है। प्लांट जो खाना बनाता है वो किससे बनाता है? लाइट से। इसलिए फोटो का मतलब ही क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। तो प्लांट का जो फॉर्मेशन है फूड स्टोरिंग का, खाना जो बनाता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना मसाला लिया, तेल लिया और सब्ज़ी लिया, भून करके बना दिया खाना। लेकिन प्लांट ऐसा नहीं करता। प्लांट को क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लांट को लाइट चाहिए। लाइट, जो प्लांट का क्या है? सोर्स ऑफ लाइट सन है। उसी तरीके से उसको मॉइस्चर चाहिए जो सॉइल से मिल जाता है, वाटर भी सॉइल से मिल जाता है। लेकिन उसको जो लाइट है, तो लाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। इसीलिए बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब वैसा फूड प्रोसेस जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और क्लोरोफिल क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है पत्ते में। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा लीव्स में तो लीफ जो है अपना खाना नहीं बना पाएगा। उसी तरीके से किचन है, सब कुछ है, मसाला है, तेल है, सब कुछ है, लेकिन ना गैस है ना सिलेंडर है, तो खाना बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जस्ट लाइक वही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सोचा कि इसको और थोड़ा अच्छे से डिटेल में हम लोग जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। तो आइए देखते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। दीज आर ग्रीन कलर। इसका जो कलर होता है कैसा होता है? ग्रीन होता है। ग्रीन कलर प्लास्टिक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर प्लास्टिक्स है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर प्लास्टिक्स है। ग्रीन का मतलब समझ गए क्या होगा? इसमें क्लोरोफिल होगा। ग्रीन का मतलब क्या हो गया? ग्रीन कलर है तो इसका मतलब क्लोरोफिल है। प्लांट में ग्रीन कलर है तो इसका मतलब क्या है? उसमें क्लोरोफिल है। ठीक है, पहला पॉइंट समझे हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या रहा है? क्लोरोप्लास्ट इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस देयर बाय हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फूड। हम लोग पता ही है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के ही ज़रिए खाना बनता है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस के ही ज़रिए खाना बनता है। ज़रिया क्या? वही प्रोसेस ही है खाना बनने का। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा। और कोई भी लिविंग थिंग्स जो है जीने के लिए उसको क्या चाहिए? खाना और पानी। सबसे ज़्यादा ये दो जो है बेसिक नीड्स है। और भी बेसिक नीड्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? पानी और खाना। तो अगर प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएगा तो क्या हो जाएगा? वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये कह रहा है इसमें कि क्लोरोफिल इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या हो गया? सिंथेसिस ऑफ फूड, प्रोडक्शन ऑफ फूड, खाना बनने का प्रोसेस, प्रोडक्शन। इम्पैक्ट ग्रीन कलर टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट मेंटेन। इम्पैक्ट ग्रीन कलर जो होता है वेरियस अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट का जो होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के ही वजह से। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। अब कह रहा है लाइन, लास्ट लाइन क्या कह रहा है? मेंटेन्स O2 कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। हम लोग समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? प्लांट्स अपना खाना बनाता है। खाना बनाने के क्रम में क्या करता है? ऑक्सीजन सिक्रीट करता है। इन्वायरमेंट में क्या देता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। इन्वायरमेंट में क्या देता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है फूड का, उसमें एक गैस रिलीज होता है। उस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? O2, ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन जो है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है लाइफ को जीने के लिए। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाता है तो आदमी क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, मर जाता है। तो इसी क्रम में जो है मेंटेन करता है, ये मेंटेन ना बढ़ने देता है ना घटने देता है, मेंटेन करके रखता है प्लांट।
कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल ना बढ़ने देता है ना घटने देता है, मेंटेन करता है, एक बढ़ाता है एक घटाता है ना, उस तरीके से मेंटेन रहता है। जैसे हम लोग डायबिटीज़ में जानते हैं कि ग्लूसरीन और ग्लूकागोन, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को कम करने का काम करता है, डिक्रीज़ करने का काम करता है, और ग्लूकागोन क्या करता है, उसको इंक्रीज़ करने का काम करता है, क्योंकि ग्लूकागोन में क्या ग्लूकोज होता है, तो एक बढ़ाता है एक घटाता है, इंसुलिन घटाता है ग्लूकागोन बढ़ाता है, तो इस तरीके से मेंटेन रहता है ब्लड शुगर। इसमें में से कोई भी एक डिफेक्ट हो गया, इंसुलिन यहाँ पे क्या हो गया, रेसिस्टिव हो गया, कमज़ोर हो गया, वीक हो गया, तो डायबिटीज़ हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि मेंटेन O2, ऑक्सीजन मेंटेन करने का काम करता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। कौन, क्लोरोप्लास्ट के ही वजह से होता है ऐसा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। आगे बात समझ में। अब लास्ट कह रहा है क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होता है, राइबोसोम प्रेजेंस होता है। इसमें डीएनए भी प्रेजेंस होता है, कुछ आरएनए भी प्रेजेंस होता है और प्रोटीन प्रेजेंस होता है, सॉरी राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंस होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक। राइबोसोम्स, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं राइबोसोम्स के बारे में, पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन इसको जो है एक बार टेबल में तो हम लोग सब देख लिए थे, लेकिन इसको एक बार सोचे कि इसको अच्छे से एक बार हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स जो है मेरा क्या है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। ये सेल ऑर्गेनेल में क्या है, सेल ऑर्गेनेल में हम लोग सब पढ़ चुके हैं राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। तो उसमें ही हम कुछ इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इसमें मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, राइबोसोम का जो होता है मेम्ब्रेनलेस होता है सेल ऑर्गेनेल, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, मेम्ब्रेनलेस होता है। हम लोग पढ़े थे कि मेम्ब्रेनलेस होता है। राइबोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने का काम करता है ये, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम्स को। और ये जो प्रेजेंस होता है बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। राइबोसोम जो है मेरा प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में जान ही रहे हैं क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल किसका, बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया है ना, और सॉरी यूकैरियोटिक सेल बोला, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब जानिए प्रिमिटिव सेल, सिंगल सेल, पढ़ाए थे इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंगल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब सिंगल सेल है ना, जिसको यूनिसेल्युलर भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हम लोग जान रहे हैं, इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया सेल है। और दूसरा यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या है, तो हमने देखा कि राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल में मेरा क्या है, साइटोप्लाज्म है। यूकैरियोटिक सेल में तीन चीज़ पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल किसमें में क्या क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक, RER का मतलब क्या था, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम क्या है, टॉक्सिफिकेशन को सेल से हटाना है ना, डैमेज सेल जो भी हो गया है तो उसमें से टॉक्सिफिकेशन को हटाना, मतलब जहरीला सब्सटेंस को सेल से रिमूव करने का काम करता है मेरा, कौन करता है, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल जो है पूरा ये सेल क्या होता है, हम समझाया है इसको अच्छे से डिटेल में, एक बार और थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, तो ये जो सेल होता है ये स्टार्टिंग फेज में होता है, ठीक है। सबसे कमज़ोर सेल होता है, सिंगल सेल होता है, यूनिसेल्युलर होता है, एक ही सेल का सब कुछ बना हुआ होता है। तो ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ, फंगी, ये सब इसका एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का। अब यूकैरियोटिक सेल जो होता है ये वेल डिफाइंड होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, सेल ऑर्गेनेल भी होता है, इसमें RER भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है ना, सारा चीज़ होता है, क्योंकि ये जो होता है वेल डिफाइंड होता है।
डिफाइंड सेल होता है। कौन? यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल तो प्रिमिटिव होता है। बात समझ में आ ही गई आपको? ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं सेल डिवीज़न के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक क्या है, सेल डिवीज़न। और ये जो सेल डिवीज़न है ये द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट का क्या है, ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ये लास्ट टॉपिक है, सेल डिवीज़न, है ना। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ये लास्ट टॉपिक है, सेल डिवीज़न। ठीक है, अब हम लोग लास्ट टॉपिक में आ गए हैं, सेल डिवीज़न है लास्ट टॉपिक इसका। तो सेल डिवीज़न होता क्या है, आप जान ही रहे हैं। सेल डिवीज़न मतलब सेल जो है दो पार्ट में टूट जाना, पेरेंट सेल और डॉटर सेल। पेरेंट सेल दुनिया में कोई भी आता है तो वो किसके हेल्प से आता है, किसके वजह से आता है, किसके थ्रू आता है, तो अपने पेरेंट्स के थ्रू आता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न क्या, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। एकदम आसान है, एकदम ईजी है। सेल डिवीज़न है क्या, द प्रोसेस आर मेड फ्रॉम सेल जब स्प्लिट करता है दो पार्ट में, जब सेल टूटता है तो न्यू सेल बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर फॉर्म, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर फॉर्म इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। आगे बात समझ में। सेल डिवीज़न जो होता है ये दो तरीके का होता है, मिटोसिस होता है और मियोसिस होता है। क्या होता है, सेल डिवीज़न जो होता है, सेल डिवीज़न जो होता है ये दो तरीके का होता है, मियोसिस और मिटोसिस। मिटोसिस और मियोसिस बोले ये, ठीक है, ये दो तरीके का होता है। सेल डिवीज़न तो बहुत ही ईजी हम लोग समझ गए कि सेल का जो डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब होता है भाग, भाग देना। हिंदी में भी बोलते हैं डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब क्या होता है, भाग देना, भाग दीजिए। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। वैसा प्रोसेस जिससे न्यू सेल बनता है वो सेल डिवीज़न है। अरे आए ना समझ में, हाँ आ गया। तो सेल डिवीज़न जो दो तरीके का होता है, मिटोसिस और मियोसिस। मिटोसिस में होता क्या है, ये आपका क्या है, ये सेल है, क्या है, ये सेल है, बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है ना। और ये सेल में कितना होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, तो 12 होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 12 होता है। तो ये एक मेरा क्या है, ये मेरा पेरेंट सेल है, ये मेरा क्या है, ये मेरा पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल से दो न्यू छोटू सा है ना, छोटू सा, दो छोटू सा नन्हा सा सेल बना, दो सेल बना, दो सेल बना। तो ये जो सेल बना, तो ये पेरेंट सेल है, ये सब इसका क्या है, डॉटर सेल है, सब इसका क्या है, ये डॉटर सेल है। तो इसमें एक चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे, इसमें एक चीज़ हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्या देखना है ध्यान से, देखना क्या है ध्यान से, आइए बताते हैं क्या देखना है ध्यान से। तो ये पेरेंट सेल में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम देख रहे हैं हम लोग, 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम देख रहे हैं, है ना, 12 पेयर क्रोमोसोम का देख रहे हैं हम लोग। उसी तरीके से 12 जो क्रोमोसोम इसमें हम लोग देख रहे हैं, 12 क्रोमोसोम जिसमें हम लोग देख रहे हैं, तो मिटोसिस जब हो रहा है, जब न्यू सेल जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, न्यू सेल बन रहा है, न्यू सेल बन रहा है ना यहाँ पे। ये जो न्यू सेल जो बन रहा है, तो इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इसमें भी 12 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी 12 है। तो सेम होगा 12। पेरेंट सेल में जितना रहेगा उतना डॉटर सेल में रहेगा, पेरेंट सेल में जितना रहेगा उतना डॉटर सेल में रहेगा। किस में, तो मिटोसिस में, किस में, मिटोसिस में। ठीक है, मिटोसिस समझ गए। अब आइए हम लोग देखते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या, वहीं सेम चीज़, यहाँ भी 12 क्रोमोसोम, ये आपका सेल है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें भी 12 क्रोमोसोम है। लेकिन इसमें हो क्या जाएगा, इसमें हो जाएगा जब ये न्यू सेल बनेगा ना, न्यू सेल जो भी बनेगा, ये क्या न्यू सेल बन रहा है, बन रहा है ना न्यू सेल, 1 2 3 4 न्यू सेल जो बन रहा है, तो सब में 6 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसमें 12 था, इसमें क्या था, 12, इसमें क्या था, 12 था, लेकिन इसमें क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इसमें क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 6 हो गया। मियोसिस में क्या हो गया, इसमें 6 क्रोमोसोम चला 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 गया। मिटोसिस में क्या हुआ, ये मेरा पेरेंट सेल है, ठीक है, और इसमें 12 क्रोमोसोम है, तो इससे एक सेल बना, तो इसमें 6 क्रोमोसोम चला गया, फिर इसमें 6 क्रोमोसोम चला, 6 का बनेगा, है ना। इसमें 12 नहीं आएगा। इसमें क्या डिफरेंस था कि इसमें 12 का 12 सब में 12 क्रोमोसोम था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो 12 क्रोमोसोम है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है, मेरा डॉटर सेल में डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ पे है, डॉटर सेल में। इसमें 12 क्रोमोसोम है, इसमें 6 क्रोमोसोम है। आगे बात समझ में, इसको हम लोग देख लिया अभी रफली। एक छोटा सा इस पर एक थ्योरी भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक स्ट्रक्चर देख लिया था, अब उसका कुछ थ्योरी देख लेते हैं हम, मियोसिस और मिटोसिस का, मिटोसिस और मियोसिस का। ठीक है, तो मिटोसिस पहले हम लोग देखते हैं मिटोसिस के बारे में। मिटोसिस में क्या था कि ये मेरा पेरेंट सेल था, है ना, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बना, लेकिन इसमें था कि 12 क्रोमोसोम इसमें है तो इसमें भी 12 क्रोमोसोम इक्वल होगा, है ना। जैसे कि इस तरीके से समझे कि फादर का एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, ठीक है, उसमें 4 रूम है, ठीक है, 2 बेटा है, 4 बेटा है, मान लीजिए 4 बेटा को सबको एक एक रूम सबको मिला, सबका हिस्से में गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा एक एक सबको मिला, तो ये आपका हो गया मिटोसिस। मिटोसिस में क्या है कि 12 क्रोमोसोम इसमें इक्वल बटा, 4 रूम था तो 4 रूम इस तरीके से समझिए, नहीं बोलिए इसमें 12 है सर, इसमें 4 बता रहे हैं, इस तरीके से समझिए कि 12 है तो 12 12 12 12 इक्वल मिला, इसमें 4 था तो 4 को एक एक इक्वल मिला। इस तरीके से हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका लिया। तो इसमें क्या 12 सेल जो है, इसमें 12 क्रोमोसोम जो है, तो 12 क्रोमोसोम इसमें भी होगा, 12 क्रोमोसोम इसमें भी होगा। ये मेरा पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में जब 12 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल जो 2 निकल के आएगा, उससे जो स्प्लिट होगा, टूटेगा, उसमें भी 12 क्रोमोसोम होगा, उसमें भी 12 क्रोमोसोम होगा। यही यहाँ पे कह रहा है, इट इज़ एन इक्वेटिक डिवीज़न, ये इक्वल डिवीज़न होगा, इक्वल डिवीज़न, जितना यहाँ उतना यहाँ, इक्वल का मतलब समझ ही रहे हैं, है ना, इक्वल डिवीज़न होगा। इसमें जो डिवीज़न होगा क्या होगा, इक्वल डिवीज़न होगा, किसका, सेल का, क्रोमोसोम का। किसका इक्वल डिवीज़न होगा, क्रोमोसोम का, है ना, किसका इक्वल डिवीज़न होगा, क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे कह रहा है, दूसरा पॉइंट भी कह रहा है 2 डॉटर सेल आर फॉर्म। ये तो पता ही कि एक पेरेंट सेल था, उससे क्या बनेगा, 2 डॉटर सेल। इसका 12 क्रोमोसोम है तो इसका भी 12 होगा, इसका भी 12 होगा। डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डॉटर सेल के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो सेम होगा, जितना पेरेंट सेल के पास है उतना डॉटर सेल के पास भी होगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, सेम होगा। डॉटर सेल के पास 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है पेरेंट सेल के पास, तो डॉटर सेल के पास भी कितना होगा, 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, है ना, सेम होगा इसमें। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर इन इंजर्ड टिश्यू, और इसका काम क्या है कि टिश्यू जो इंजर्ड हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम करता है, और ग्रोथ में, है ना, उसको बढ़ने में भी क्या करता है, मदद करता है। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर इंजर्ड टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू जो होगा, अगला चैप्टर टिश्यू ही है ना। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बाद क्या है, टिश्यू, है ना। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग सेल बोलते हैं। ये जितना चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, जितना टॉपिक इसमें जो पढ़ा, ये सब सेल है, ये सब क्या है, सेल है। अब सेल के बाद क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सेल कंबाइन टुगेदर टू मेक अ टिश्यू। अब हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर इंजर्ड पार्ट, टिश्यू का जो है ना ग्रोथ, और टिश्यू में ग्रोथ में बढ़ने में मदद करता है, जो उसका इंजर्ड पार्ट हो जाता है उसको रिपेयर करने में भी मदद करता है, ठीक है। ये कौन करता है, मिटोसिस करता है। कौन करता है, ये मिटोसिस। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में पढ़ रहे थे, मिटोसिस के बारे में। अब हम लोग मियोसिस देख लेते हैं। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, मियोसिस देख लेते हैं। तो मियोसिस में क्या, इट इज़ द रिडक्शनल डिवीज़न। इसमें इक्वेटिक डिवीज़न था, इसमें इक्वल डिवीज़न था, इसमें इक्वल डिवीज़न था, इसमें इक्वल डिवीज़न नहीं है, रिडक्शनल है। मतलब 12 में से ही 6 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जैसे 12 भागा 2 करते हैं ना तो 6 आ जाता है आंसर। तो ये आधा इसमें बढ़ गया, आधा इसमें बढ़ गया। रिडक्शनल डिवीज़न कह दिए इसको। क्या कह दिए इसको, रिडक्शनल डिवीज़न कह दिए इसको। 4 डॉटर सेल आर फॉर्म। इसमें क्या, एक पेरेंट सेल, ये मेरा पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनेगा, 4, 1 2 3 4 बनेगा। ये भी 6 क्रोमोसोम होगा। इसमें कितना, 12 क्रोमोसोम होगा। इसमें 6 मत बोल दीजिएगा, इसमें 12 क्रोमोसोम होगा। इसमें 6 क्रोमोसोम, इसमें 6 क्रोमोसोम, इसमें 6 क्रोमोसोम, इसमें 6 क्रोमोसोम। जो 4 जो डॉटर सेल बनेगा, सब में जो है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, 6 6 6 6। डॉटर सेल हैव द हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड पेरेंट सेल। वही कह रहा था, हाफ हो जाएगा। पेरेंट सेल का 12 है तो डॉटर सेल का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हाफ हो गया ना।
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। और ये मियोसिस जो है ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए है? गैमेट्स का फॉर्मेशन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। गैमेट्स का मतलब क्या है? गैमेट्स क्या है? स्पर्म और एग सेल। गैमेट्स किसको बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं हम लोग किसको? स्पर्म को और एग सेल को। स्पर्म किस में होता है? मेल में होता है ना, और एग सेल किस में होता है? फीमेल में होता है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। गैमेट के प्रोडक्शन में, गैमेट जो बनता है इसमें ये अच्छा खासा रोल निभाता है प्रोडक्शन में। कौन? मेरा मियोसिस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है वो यहाँ पे क्या होता है? ख़त्म होता है ना? ठीक है, ये चैप्टर मेरा ख़त्म होता है और जल्द ही हम लोग मिलते हैं न्यू चैप्टर्स के साथ। जो हमारा अगला चैप्टर क्या है? क्लास 9 का जो अगला चैप्टर है, चैप्टर 2 टिश्यू। तो हम जल्द ही मिलते हैं टिश्यू के साथ, ठीक है, टिश्यू के चैप्टर। और आज जो है क्या है? आज बहुत ही स्पेशल डे है टीचर्स के, दुनिया का जितने भी टीचर्स हैं सबके लिए आज बहुत ही स्पेशल डे है। तो मेरे तरफ से हैप्पी टीचर्स डे फॉर योर ऑल। जितने भी टीचर हैं सबको मेरे तरफ से अ बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैप्पी टीचर डे टू योर ऑल। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो है आज यहाँ पर ख़त्म होता है। तब तक के लिए क्या कीजिए? अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। जल्दी ही हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए क्या रखिए? अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।